हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बिट वन। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश BSTC फर्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पर आज अपन जो पार्ट ए है इसकी लास्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन बी पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ न्यू स्टूडेंट अगर है तो उनको कुछ पहले से ही कुछ नियम या कुछ सजेशन है वो दे देता हूँ ताकि कमेंट में वो परेशान नहीं होए। सबसे पहली बात, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की जो क्लासें हो रही है BSTC फर्स्ट ईयर के लिए, तो उसकी PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप उसके लिए एपिसोड नंबर 3 देखें। इसमें मैंने आपको कम्प्लीटली बता रखा है कि किस प्रकार आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। और एपिसोड नंबर 3 ही नहीं बल्कि प्रीवियस जितनी भी क्लासें मैंने इंग्लिश के लिए उन सभी क्लासों को आप देखें ताकि आपको अच्छा फ़ायदा मिल सके। मैं आपके लिए इतनी अच्छी मेहनत करता हूँ, PPT की मदद से आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक नहीं करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। अगली बात है, आप अकेले ही नहीं पढ़े, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाएं। तो ये क्लास आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप उन पर भी इस क्लास को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी स्टूडेंट कुछ सीख सके, कुछ पढ़ सके। आपके लिए कुछ स्पेशल भी होगा अगर आप इस चैनल को अच्छा ग्रो करवाएंगे या हमसे जुड़े रहेंगे। तो जब आपके एग्ज़ाम होंगे तब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा BSTC फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इंटर्नशिप की डायरिया है या फिर सेकंड ईयर की क्लास है, वो सारे मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया एग्ज़ाम कब होंगे, तो बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। अभी दिसंबर चल रहा है तो जनवरी में पूरी संभावना है आपके एग्ज़ाम होने की। स्टूडेंट, आज हम जिस लेसन के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है एनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी, यानी कि इंग्लिश में मतलब एक महारत कैसे हासिल करें, इसको ऐसे समझ सकते हैं। नॉर्मली तो क्या होता है कि बच्चों को इंग्लिश आती नहीं। आप इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती। आप बाकी की 9 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे लेकिन एक सब्जेक्ट है जिसे आप नहीं पढ़ पाएंगे, वो है इंग्लिश। तो इसका जिम्मा मैंने ले रखा है, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करते करते आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। यस, इससे से रिलेटेड आर्ट्स का चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, बहुत ही कम आते हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म में इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। यस, नॉर्मली क्या होता है कि जब अपन काम पर होते हैं, मतलब जैसे मान लेते हैं कहीं जॉब लग जाती है, नहीं लगती, प्राइवेट करते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, तो नॉर्मली वहाँ पर हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। और जब अपन फ्री होते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी हमें इंग्लिश से किस प्रकार जुड़े रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी है। देखो, सबसे पहली बात बोल रखी है, इसमें याद रखना कि रेगुलरली हमें इंग्लिश के टच में रहना है। अगर हम बीच में इंग्लिश कभी कभी छोड़ देते हैं तो शायद सीखने में दिक्कतें आती है। तो नॉर्मली इंग्लिश में अपन को प्रोफेशनल्स बनना है, इंग्लिश का मास्टर बनना है, या हल्की फुल्की इंग्लिश भी अगर अपन को सीखनी है तो अपन को इंग्लिश की सारे बेसिक टर्म्स है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। कुछ वर्ड्स हमें इंग्लिश के ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपको बताऊँ, आजकल बच्चे वो चलाते हैं इंस्टाग्राम, तो उस पर कुछ इंग्लिश में वर्ड आते हैं या वो सीख जाते हैं। चैट कर या फिर DM कर। DM का फुल फॉर्म क्या है वही नहीं पता है। बहुत सारा बोलते हैं मेरे से DM कर ले, ये कर ले। या फिर बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनको तुमने देखा होगा, तुम्हारे मम्मी पापा भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश के होते हैं, उनका यूज़ करते हैं और आप भी कभी कभी उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना सेटिंग वेरी, तो सेटिंग का मतलब क्या हुआ, ये एक इंग्लिश वर्ड है। इसके अलावा कुछ और वर्ड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। जैसे आजकल बहुत स्मार्ट बन रहे हो, पूरी बात इंग्लिश में, लेकिन स्मार्ट जो वर्ड है ये किसका आ गया, इंग्लिश का आ गया। तो ऐसे अपन नॉर्मली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये इन्हीं चीज़ों के बारे में बोल रहा है। प्रोफिशिएंसी का मतलब यही है कि हम अपने जीवन में कभी कभी इन शब्दों का प्रयोग करें, जिससे क्या होगा कि थोड़े से अपन फेमिलियर बन जाएंगे। यस, स्कूल में जब आप मास्टर बन जाएंगे और आप स्कूल में जाएंगे रीड का एग्ज़ाम क्लियर करके, तो वहाँ पर आप बच्चों से इंग्लिश में किस प्रकार कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कह सकते हैं अपन, कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं और कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उनके फैमिली वाले होते हैं ना, वो भी बहुत टैलेंटेड होते हैं या गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। तो वैसे बच्चे ऑलरेडी टैलेंटेड होते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है और वीक बच्चों को कैसे टैकल करना है, ये सारे जो आइडिया हैं, पैतरे हैं, ये एक मास्टर को आने चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में आप एज ए टीचर तो आओगे ही आओगे। तो सबसे पहले बात, आपको थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा एक ऐसा एनवायरनमेंट आप प्रिपेयर करें जिसमें स्टूडेंट सीख सकें इंग्लिश। क्लियर, बिल्कुल। और
ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। देखो मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। इन द स्कूल स्टूडेंट फॉर्मली लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, यानी कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो अपने टीचर से सीखते हैं इंग्लिश। और क्लासरूम की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि बच्चों को किस प्रकार इंग्लिश कंप्लीट करवानी है। जैसे बच्चों को ग्रामर सिखाना, करेक्ट तरीके से प्रोनाउंसिएशन सिखाना, ये सारे टीचर की जिम्मेदारी होती है। अब कोई भी मास्टर आएगा इंग्लिश की, कोई भी बच्चा आएगा इंग्लिश की किताब लेकर टीचर के, सर ये बताओ क्या लिख रखा है, तो बताना पड़ेगा ना। तो ऐसे बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए, तभी अपन एक बेस्ट टीचर की कैटेगरी में आएंगे। तो नॉर्मली टीचर को स्टूडेंट का सपोर्ट करना चाहिए। इस तरीके से स्टूडेंट इंस्पायर होगा और इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएगा, और स्टूडेंट रीडिंग करना भी सीखेगा, राइटिंग करना भी सीखेगा, और उसका रीडिंग का फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि भैया इंग्लिश से बिल्कुल दूर मत भागो, इंग्लिश के हमेशा करीब रहो। मतलब समझ में आती नहीं आती वो बात अलग है, लेकिन अपना प्रयास हमें पूरा करना चाहिए। हम अगर अपना प्रयास पूरा करेंगे तो शायद अपनी लाइफ में भी अपन सक्सेस हो पाएंगे। कभी कभी इसे ही सोच लेते हैं अपन कि यार सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, तो फिर ऐसे सोचना नहीं है, सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है, करके दिखाना है। नेक्स्ट, आज के टाइम की बात करें तो मतलब लेसली जब भी अपन फ्री होते हैं तब हम तनाव मुक्त होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश से माथापच्ची करनी चाहिए। जैसे अपन अलग अलग कुछ वर्ड्स तैयार कर सकते हैं, कुछ इंग्लिश के गलत सेंटेंस सही सेंटेंस देख सकते हैं। इससे हमें पता लगता है कि भाई करेक्ट सेंटेंस इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। रिमेंबर विच वर्ड्स सेंटेंस स्पोकन बाय द समन, कोई अगर इंग्लिश के सेंटेंस बोल रहा है तो अपन को ध्यान से सुनना है, ताकि अपन भी जरूरत पड़े तब वैसे के वैसे सेंटेंस बोल सके। इसके अलावा हम ऐसे कह सकते हैं कि अदर्स एंड अदर कैन लर्न आंस तो फ्रॉम वी कैन मेक इंग्लिश गुड स्टैंड, यानी कि इस तरीके से अपन इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉर्मली कोई भी बातचीत कर रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में ध्यान से सुनकर ही भी अपन अपनी इंग्लिश मजबूत कर सकते हैं। हर व्यक्ति को ये प्रयास कर रहा है ना। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टूड मेन पॉइंट ऑफ क्लियर स्टेट, हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अगला आदमी इंग्लिश में कहना क्या चाहता है, किन वर्ड्स का वो यूज़ कर रहा है। ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपन इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं। आपके सामने एक प्यारा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, अपन कोई भी घटना होती है उसको अपन इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ की बात करूँ, जैसे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस लिखती है, जैसे 3rd क्लास टू 12th क्लास, तो यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ ना तो वो ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ना हाँ सीखना चाहते हैं कि सर इंग्लिश सिखाओ। जब सिखाता हूँ तब उनको पसंद नहीं आती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि शुरू शुरू में क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलपमेंट करना होता है। तो आप भी भविष्य में टीचर बनेंगे तो नॉर्मली हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके साथ कोई घटना हो गई, उसको आपको इंग्लिश में लिखना है, तो आप उसको टूटी फूटी इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका इंग्लिश की इन्फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी और धीरे धीरे आप एकदम बेस्ट काम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक घटना दे रखी है, घटना मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और नोट्स में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें बता रखा है, राकेश नाम का एक लड़का था, वो अपने फ्रेंड को लेके एकलव्य स्टेडियम में गया, क्योंकि वहाँ पे शाहरुख खान आ रहा था और वो शाहरुख खान से मिलने से बहुत एक्साइटेड थे। तो फिर दोनों गए, टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी पब्लिक देखी, बहुत सारी भीड़ देखी। ये भीड़ देखने के बाद मतलब उनको मतलब वो माहौल बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद शाहरुख खान आया और यहाँ पे कुछ लोग भगदड़ भी मचा रहे थे, डिस्टर्बेंस भी कर रहे थे, उसके लिए पुलिस फोर्स को बुलाया गया। तो फिर शाहरुख खान आए, शाहरुख खान से सारे जो लोग थे वो उन्होंने बहुत करीब से उनको देखा। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद सोचने दो, हाँ उसके बाद शाहरुख खान ने अपना स्पीच दिया था, अपने स्पेशल डायलॉग सुनाए थे और वापस वो दोनों घर पे आ गए थे। तो नॉर्मली क्या हुआ कि उन दोनों बच्चों ने ये घटनाएं देखी और उस घटना को वापस आकर उन्होंने अपनी डायरी में इंग्लिश में लिख ली। तो अपन भी अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं, हमें उन घटनाओं को लिखना आना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना हुई है और आप उसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में बताना, क्या पता मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँ। क्लियर। तो ये पूरी स्टोरी इसी पर बेस्ड है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। मतलब इसको क्या रीड करके समझाना ज़्यादा पॉसिबल होता नहीं, लेकिन मैंने हिंदी में आपको समझा दिया, तो आप इस तरीके के स्टेटमेंट वहाँ पर अपने कॉपी में लिख सकते हैं अगर मिलते हैं तो। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं ड्रीम्स की। इंग्लिश में ड्रीम्स का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ड्रीम्स यानी होता है सपने, यानी कि नॉर्मली हमें अलग अलग प्रकार के सपने आते हैं। एक वो सपने जो अपन खुली आंखों से देखते हैं, साला मास्टर तो बन के रहूँगा, और एक सपने वो होते हैं जो रात को सो होते हैं और मास्टर बन गया, मास्टर से 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड, 2nd ग्रेड से
फर्स्ट ग्रेड और फिर धीरे धीरे लेक्चरर बन गया, फिर कॉलेज लेक्चरर बन गया, ऐसे करते करते मतलब एक बहुत बड़ा आदमी बन गया, IAS IPS बन गया। तो ये अगर किसी को सपना आ रहा है और फिर वो जैसे उसको जगह ले उठ उठ, तो ऐसे में उसका सपना गोल हो जाता है। तो नॉर्मली ऐसे सपने हमें भी आते हैं और उन सपनों को हमें इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ। ड्रीम्स जो अपन देखते हैं वो ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स के टाइप की बात करें, 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो टाइम ऑफ स्लीपिंग, जब अपन नींद निकालते हैं तब आते हैं। अगला है डे ड्रीम, दिन में अपन सपने देखते हैं कि मैं वो बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, मतलब इमेजिनेशन पावर जिसकी जितनी अच्छी होती है उसको उतने अच्छे ड्रीम्स आते हैं। अब यहाँ पर ड्रीम्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें कुछ नहीं है, ये बता रखा है कि भैया एक लड़का है और सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाला आया और उसने लड़के को न्यूज़पेपर दिया था और उसको सपना आ रहा था, सपने में वो सोच रहा था और मैं तो फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया और फर्स्ट पेज पे मेरा नाम छपा है, मेरे रोल नंबर छपे हुए हैं। उसने सारे परिवार वालों को और आसपास के पड़ोसियों को मिठाई बांट दी और मिठाई बांटने के बाद बहुत आनंदपूर्ण वातावरण रहा। उसने सबको धन्यवाद दिया और साले ने मम्मी आई, मम्मी ने उठाया, उठ उठ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जैसे उसको उठाया और आप देख लो भैया उसकी नींद खुल गई और अरे ऐसा तो कुछ रियलिटी में था ही नहीं। तो यानी कि वो एक ड्रीम था। तो ऐसे सपने आप भी देखते, उन ड्रीम्स को आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। तो मेरी बात करूँ तो यहाँ पर एटलीस्ट 15 to 20 स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो उन स्टूडेंट को मैं स्टोरी क्रिएशन सिखाता हूँ हिंदी में। बाद में प्लानिंग बनेगी तो मैं इंग्लिश में भी स्टोरी क्रिएशन उनको सिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए स्टोरी क्रिएशन में जैसे वो क्या करते हैं, उनके दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को वो पेपर पर लिख के मेरे को सबमिट कराते हैं। अगर आप उन स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बताना, मैं माय बी2वन क्लासेस के लिए एक स्पेशल वीडियो डालूंगा जिसमें बताऊंगा कि आप अच्छी अच्छी ड्राइंग्स और स्टोरियाँ कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप बड़े ध्यान से समझें और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप लिख के आए। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं उनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। PDF में आपको दे दूंगा और PDF किसी कारण से डिले अपलोड होती है तो आप थोड़ा सा मैनेज करके चलना, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, आप वीडियो को भी रोक के पढ़ सकते हैं। अगला केसेज ऑफ स्पेलिंग एरर। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं, लिखते लिखते वो कुछ गलतियाँ करते हैं। यानी कि मतलब टीचर बोलता है कि लिखो भाई डियर, तो यहाँ पे देखो एक डियर तो ये लिख रखा है, एक डियर ये लिख रखा है। साला टीचर तो इस डियर के लिए बोल रहा है, बच्चे ये डियर लिख देते हैं। तो ऐसी गलती भी अक्सर बच्चे करते हैं, तो इनको भी हमें नेगलेक्ट करना चाहिए या इनके लिए बेस्ट वर्क करना चाहिए। अगला है राइट। देखो एक राइट यानी होता है सही और एक राइट होता है लिखना। तो ऐसी गलतियाँ भी बच्चे कर लेते हैं। तो आई थिंक इन चीज़ों के बारे में टीचर को क्लीन चिट देनी चाहिए, बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए ताकि ऐसी दिक्कतों का सामना बच्चों को नहीं करना पड़े। ठीक है, तो ये टेक्निक होती है बच्चों को पढ़ाने की और यहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस यूनिट में से प्रश्न थोड़े कम आएंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। अगला है साइलेंट लेटर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उसमें कुछ लेटर साइलेंट रहते हैं, जैसे हावर है ना, अपन हावर बोलते हैं इसको, लेकिन ये आवर होता है ना, OUR होता है, H साइलेंट रहता है। अगला है नी, इसको नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NEE नी, इसमें के साइलेंट रहता है। तो जब भी टीचर नी बोलता है तो क्या पता बच्चा के लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, तो उसको ऐसे कंडीशन में के लिखना चाहिए। तो कुछ ऐसे साइलेंट वर्ड का भी टीचर को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो बच्चों का भविष्य तय करेगा, तो उसका भविष्य उसे अभी संवारना चाहिए। और स्पेलिंग मिस्टेक मैंने बता दी है, बिल्कुल मत करना। और बच्चे अगर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो उनको इम्प्रूवमेंट जरूर देना भैया। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। हर टीचर को आने चाहिए, हर छात्राध्यापक को आने चाहिए। वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वोवेल्स के अलावा जितने भी बचे हैं सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, इनको आप याद कर लेना। क्लियर, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब जैसे हिंदी में अपन पढ़ते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो इसमें सरफेक्स और एक और चीज़ होती है, कहाँ गया, हाँ सरफेक्स यानी पीछे की ओर लगता है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखें और इसकी मदद से आप अच्छे अच्छे मीनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, और अभी इसमें कुछ काम का मटेरियल है नहीं, कुछ कंडीशन दे रखी है फालतू की, ये मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा ही नहीं वैसे ही, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका दिमाग ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा दिमाग है तो छोटे दिमाग को छोटा मटेरियल दिया जाता है ना कि बड़ा। वैसे अपन कुछ रिविजन्स क्लासें अगर समय मिला तो रखेंगे, उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, शायद यहाँ रह गए पिछले वाले पेज पर। यस,
सबसे पहला ये क्वेश्चन आप याद कर लें, व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग वर्ड्स इन स्पेलिंग, इसको आप याद कर लेते हैं। दूसरा, आप डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड इसमें कहीं ढूंढ लेना अगर आपको मिले तो, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आप ओल्ड ड्रिल मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें अगर मिलता है तो, और न्यू ड्रिल मेथड में स्पेलिंग किस प्रकार बच्चों को करेक्ट करवाते हैं ये भी आप पढ़ लें। तो इस प्रकार हमने इस बुक का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट क्लास में अपन पार्ट B स्टार्ट करेंगे। इसमें 1 से 5 यूनिट है, यानी कि 5 क्लासें आपको और देखने को मिलेगी। नेक्स्ट 5 क्लास में मैं आपका ये कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, पूरी इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी अगर आप इन 12 से 15 क्लासेस को देख लेते हैं, तो आपके इंग्लिश में फेल होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल फेल नहीं होंगे आप, ये डर आप अभी से ही निकाल लो। और अपने मन की बात मेरे को ज़रूर बताना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर एग्ज़ाम कब होंगे, तो एग्ज़ाम हो जाएंगे, नो टेंशन। इसके अलावा इंग्लिश समझ नहीं आती है तो आप मेरी क्लासों को बार बार देखना, आपको अच्छे से इंग्लिश समझ आ जाएगी। और यहीं तक थी आज की वीडियो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।